नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो भारत के विधायिका के लिए एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मुद्दा पेश करता है। मुद्दा क्या है? सांसदों पर आपराधिक मामले। यानी कि एक रिपोर्ट अभी एडीआर का आया है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो हमारे सांसद हैं या फिर विधायक हैं, इनके संबंध में कि इनके ऊपर कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के हम डिटेल से बात करेंगे। हम यह देखेंगे कि ये जो आपराधिक मामले हैं, तो कहीं न कहीं यह प्रश्न उभर कर के सामने आएगा कि क्या राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है? तो यह भी हम देखेंगे। दूसरी बात हम यह देखेंगे कि यदि ऐसा हो रहा है तो चुनाव आयोग इसके रोकथाम के लिए क्या काम कर रही है? जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 इस पर क्या कह रही है? और सुप्रीम कोर्ट ने क्या अपने किसी फैसले के माध्यम से इन चीज़ों पर लगाम लगाने की पुख्ता कोशिश की है या नहीं? इन्हीं सब मुद्दों पर हम डिटेल से आज चर्चा करने वाले हैं। तो आप डायरी और पेन लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि इस लेक्चर को समझने के बाद कई टॉपिक आपके पॉलिटी के क्लियर होने वाले हैं। तो जीएस का पेपर 2 जो है वहां आपके लिए यह उपयोगी हो सकता है। इसके अलावा इथिक्स और जो एसे का पेपर है वहां भी यह उपयोगी होगा। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है और सूचना यह है कि संस्कृति आईएएस एक नया फाउंडेशन बैच लेकर के आई है। फाउंडेशन कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही सेगमेंट की पूरी पढ़ाई कराई जाएगी। जो तारीख रखा गया है वह 3 अक्टूबर से रखा गया है और दोपहर के 3 बजे इसका समय रखा गया है। यह संस्कृति आईएएस के दिल्ली सेंटर में यह फाउंडेशन बैच इसकी शुरुआत होने जा रही है। हाइब्रिड कोर्स होगा। हाइब्रिड कोर्स कहने का तात्पर्य यह है कि इस फाउंडेशन बैच को आप ऑनलाइन मोड में भी ले सकते हैं और ऑफलाइन मोड में भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप यहां देख रहे हैं जो संस्कृति आईएएस के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की टीम है, आप उनसे पूर्व परिचित हैं। उनके द्वारा ही अध्ययन अध्यापन का काम आपको कराया जाएगा। दिए गए नंबर पर आप कॉल करके विशेष जानकारी ले सकते हैं। संस्कृति आईएएस का वेबसाइट भी दिया गया है, आप वेबसाइट पर विजिट करके इस संबंध में विशेष जानकारी लेकर के नामांकन सुनिश्चित करवा सकते हैं। अब लौटते हैं हम अपने चर्चा की तरफ कि यह मुद्दा आज हम क्यों चर्चा में ला रहे हैं। यदि न्यूज़पेपर पर हम नजर डालेंगे, यहाँ कहा गया है 40% सिटिंग एमपीज हैव क्रिमिनल केसेज, 25% सीरियस क्रिमिनल केसेज। एडीआर की एक रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट यह कहती है कि हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनमें से 40% ऐसे जनप्रतिनिधि हैं, और ये सिटिंग एमपीज की बात की जा रही है जो भी वर्तमान में हैं, उन पर क्रिमिनल केसेज हैं, यानी कि आपराधिक मामले उन पर दर्ज हैं। दूसरी बात, 25% ऐसे जनप्रतिनिधि हैं, एमपीज हैं, जिन पर सीरियस क्रिमिनल केसेज हैं, यानी कि जघन्य अपराध का उन पर आरोप है। यानी कि कहने का जघन्य अपराध कहने का मतलब है हत्या, बलात्कार, अपहरण, भ्रष्टाचार, इन तरह के मामले जो है उन पर कहीं न कहीं आरोपित है। और यह बात जो है वह खुद अपने चुनावी हलफनामा में भी दायर किए हैं। यह बात जो है एडीआर की रिपोर्ट, हर साल एडीआर रिपोर्ट डालती है, ठीक है। एडीआर यह बताती है कि किस तरह से सांसदों की क्या स्थिति है, आपराधिक माहौल कैसे है, विधायकों को लेकर के बात करती है, किस पार्टी को कितना फंडिंग हो रहा है, किस पार्टी में किस तरह के आपराधिक मामले के लोग हैं। राज्य बार भी आंकड़ा निकालती है, तो आप चाहें तो एडीआर की पूरी रिपोर्ट भी पढ़ सकते हैं। हालांकि आपके लिए यह चीज जो होगा थोड़ा सा लेंदी और उबाऊ भी हो सकता है, तो इसके लिए हमने ही आपके लिए तैयार करके ला दिया है। तो जो भी जरूरी हो सकता है करंट अफेयर्स के इश्यूज, ताकि जब आप आंसर राइटिंग करें या प्री में इस तरह से प्रश्न आ जाए तो आप पहले से उससे अवगत रहें और आप अच्छे से उसे हैंडल कर सकें। प्रमुख बिंदु क्या क्या रहा है इस रिपोर्ट का, सबसे पहले हम उस पर नजर डालते हैं, क्योंकि यहां से प्रीलिम्स के कुछ प्रश्न आपके लिए आ सकते हैं। चुनाव संबंधी जानकारी का विश्लेषण करने वाली एक संस्था होती है जो ये रिपोर्ट डालती है। इसका नाम क्या, ये एक एनजीओ है, ध्यान रखना है। तो इसका नाम क्या है? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। तो इसे शॉर्ट फॉर्म में एडीआर कहा गया है। तो पॉपुलर में जनरली लोग एडीआर रिपोर्ट ही बोलते हैं, लेकिन यदि कहीं आ जाए एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की बात की आ जाए तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। और नेशनल इलेक्शन वॉच, जिसे न्यू कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, इसने क्या किया है कि लोकसभा और राज्यसभा, ध्यान देना है इसमें, जब भी मैं बात करूंगा एमपीज की बात करूंगा, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, आगे भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको मान के चलना है कि लोकसभा और वरिष्ठों का सदन राज्यसभा, इस दोनों की चर्चा मैं कर रहा हूं। दोनों के एमपी को मैं साथ साथ बता रहा हूं। जब मैं किसी पार्टी का आंकड़ा दूंगा तब भी राज्य बार जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का आंकड़ा दूंगा तो राज्यसभा के जो मेंबर हैं वह इंक्लूड रहेगा, ठीक है। यहां पर देख लीजिए, इसलिए बताया गया है कि लोकसभा और राज्यसभा की 776 सीटों में से 700
63 मौजूदा सांसदों के शपथ पत्रों का इसने विश्लेषण किया है। कुछ सांसद जो है, यहां पर ध्यान देना है, 776 सीट हैं, लेकिन 763 सांसदों के शपथ पत्र का हुआ है। यानी कि कुछ सांसद जो हैं जिनके शपथ पत्र का विश्लेषण नहीं किया है इस रिपोर्ट ने। इसका कहने का तात्पर्य है कि कुछ सांसद जो अभी हैं वह सीट है वैकेंट पड़ा हुआ है, और जम्मू कश्मीर का भी कुछ सांसदों का सीट जो है उस सीट को लेकर के कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, ठीक है, प्रशासनिक रूप से। इसीलिए कुछ सीटें यहां पर विश्लेषण नहीं किया गया, ये आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। यह डेटा सांसदों द्वारा चुनाव लड़ने से पहले दायर किए गए हलफनामों से लिया गया है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि जब भी कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं या विधानसभा का चुनाव भी लड़ते हैं, तो जब वो शपथ पत्र दायर करते हैं, नामांकन करने जाते हैं, ठीक है, कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, तो उन्हें जो है चुनाव आयोग निर्देश देती है कि जनाब आपको अपने बारे में सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। पूरा कॉलम बना होता है, चुनाव आयोग उनसे क्या क्या उम्मीद करती है। तो उसी उम्मीद में एक कॉलम यह भी होता है कि आप पर कोई आपराधिक मामला दर्ज है या कि नहीं, आप इसकी जानकारी दीजिए। और आपराधिक मामला दर्ज है तो वह उसका मतलब स्तर क्या है, क्या वह जघन्य अपराध है, आपको क्या कभी सजा हुई है, सजा कितने वर्षों की हुई है, कौन सा मामला आपके खिलाफ लंबित है, ये सभी जानकारी देना पड़ता है। अच्छा, मान लीजिए कोई सांसद हैं, मतलब इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और विधानसभा के में विधायक लड़ने जा रहे हैं, और वो नहीं, अगर मान लीजिए सिटिंग विधायक हैं तब भी, एमपी हैं तब भी, या कोई फ्रेश कैंडिडेट है जो अभी तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, सिटिंग नहीं है, दोनों ही संदर्भ में देख करके इसको चलिए। यदि वो हलफनामा में इसकी जानकारी नहीं देते हैं तो क्या होगा। मान लीजिए उन्होंने जानकारी नहीं दिया, वो चुनाव जीत गए, ठीक है, इसके बाद यदि इस हलफनामे की जांच हो जाएगी और पता चलेगा कि उन पर कोई मामला लंबित था, या उन्होंने किसी तरह की गलत जानकारी दी है, या फिर किसी जानकारी को छुपाया है, दोनों ही मामलों में संभव है कि चुनाव आयुक्त जो है उनकी उम्मीदवारी को निरस्त कर सकते हैं, और ऐसा कई केसेस में देखा भी गया है। इसीलिए यहां पर यह हलफनामा देना होता है, और एडिया जो ये संस्था है, ये वार्षिक रूप से ये रिपोर्ट जारी करती है, जिसका इस साल का रिपोर्ट अभी आ गया है। तो इस पर हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। एक बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया है कि क्यों जरूरी होता है, कहां से ये सब चीजें निकल करके आती है, संस्था कौन सी है। अब ये रिपोर्ट की थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम, थोड़ा सा डिटेल से, फिर हम आएंगे जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951, सुप्रीम कोर्ट, और क्यों राजनीति में अपराधीकरण बढ़ रहा है। जो इस तरह के मुद्दे हैं वहां हम चलेंगे, जो आपके मेंस के लिए जरूरी होगा। रिपोर्ट के अनुसार जो है, यहां पर मैंने पहले कहा कि 763 सांसदों में 306 ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। यानी कि देखिए 776 टोटल नंबर, इसमें से 763 का इन्होंने विश्लेषण किया। इस विश्लेषण में इन्होंने पाया कि 306 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इन्होंने खुद हलफनामे में बताया है कि जी मेरे खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं। ये 306 कहने का मतलब है राज्यसभा के सांसद और लोकसभा के सांसद दोनों ही इसमें निहित हैं। जब भी मैं ऐसा कहूंगा आपको समझना है यही। 194 सांसदों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले हैं। अब अपने आप में ही आंकड़ा बहुत ही बेहद संवेदनशील स्थिति हमारे लिए उपस्थित करता है, क्योंकि अगर गंभीर आपराधिक मामले 194, मान लेते हैं 200 का करीब आंकड़ा, इतने सांसदों पर यह चल रहा है, और गंभीर आपराधिक मामले कहने का मतलब है कि हत्या, अपहरण, और जिस तरह से फिरौती की मांग करते हैं, गंभीर भ्रष्टाचार के मामले की बात करते हैं, तो इस तरह के मामले जो हैं इन पर दर्ज है। 11 सांसदों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज है। कहां कहां है ये देख लीजिए। 32 सांसदों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज है। 21 सांसदों के खिलाफ महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मामले दर्ज हैं, और 21 में से 4 सांसदों के खिलाफ बलात्कार से संबंधित मामले हैं। यानी कि ये जो 21 हैं, इन 21 में यह कहा गया है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में शामिल हैं, और इनमें भी जो महिलाओं के खिलाफ भी जो अपराध हो रहा है, उसमें से 4 सांसद जो हैं उन पर तो सीधा सीधा बलात्कार का मुद्दा दर्ज है। अब अपने आप में यह बहुत गंभीर मसला हो जाता है कि जिन लोगों पर नीति निर्माण की जिम्मेदारी दी गई थी, जिन लोगों पर यह जिम्मेदारी दी गई थी कि वह विधायिका का कार्यभार देखेंगे ताकि चीजें जो है जन कल्याण का कार्य हो सके, महिलाएं सुरक्षित हो सके, ऐसे कानून का निर्माण करेंगी। जब उन्हीं के रहते हुए उन्हीं के द्वारा महिलाओं का शोषण होता है, तो निश्चित तौर पर पूरी तरह से जो प्रशासनिक व्यवस्था है उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगना लाजमी हो जाता है। तो यही बातें जो है यह रिपोर्ट कह रही है। जब भी आप कोई डेटा पढ़े तो सिर्फ डेटा पढ़ के ना निकल जाए। निश्चित तौर पर जब आप आंसर राइटिंग करेंगे, उसमें आप मेन बॉडी लिखेंगे या कंक्लूजन लिखेंगे, तो आपको डेटा वगैरह का जरूरत होगा, उसका इस्तेमाल कीजिए। लेकिन वह डेटा आपको क्या बताना चाह रहा है, इंग्लिश में एक डायलॉग है ना, बिटवीन द लाइन की बात करते हैं।
हैं। यानी कि जब डेटा आप पढ़ें तो देखें कि वो कहना क्या चाह रहा है, उसका विश्लेषण आना चाहिए, डेटा एनालिसिस करना आना चाहिए आपको, ठीक है। तो जब इस तरह से इन डेटाओं को देखेंगे, समझेंगे आप, तब आप प्रॉपर तरीके से ये समझ पाएंगे कि क्या स्थिति बताई जा रही है इस एडीआर की रिपोर्ट के द्वारा। राज्य के हिसाब से देखें कि किस राज्य के कितने सांसद हैं, उस पर क्या मामला इस तरह का चल रहा है। यदि केरल देखें तो केरल में इस मामले में सबसे आगे निकल गया है, यानी कि केरल के जो सांसद हैं उन पर सबसे अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। यदि केरल की देखें तो केरल से 29 सांसद आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को जोड़ के बता रहा हूं। तो 29 में से 23 सांसद ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामला दर्ज है। अब देख लीजिए क्या स्थिति कितनी विकट है। बिहार की बात करें तो 56 में 41 सांसद जो हैं उन पर मामला दर्ज है, महाराष्ट्र में 65 में से 37, तेलंगाना 24 में से 13 और दिल्ली में 10 सांसद हैं तो 5 पर मामला दर्ज है। दिल्ली में 10 सांसद कहने का तात्पर्य क्या है कि यहां पर जो है 7 लोकसभा से और 3 राज्यसभा से, ठीक है। तो 10 सांसद हुए, 10 में से 5 पर आपराधिक मामला दर्ज है, यह रिपोर्ट यह बात कहती है। अब जब हम राज्यवार यह आंकड़ा देख लिए हैं तब अब हम यह देखना पसंद करेंगे कि देखें जरा राजनीतिक दल को टटोल के देखें, क्योंकि हर राजनीतिक दल यह दावा करती है कि वह जो है सबसे बेहतर कैंडिडेट वह जनता के सामने पेश करती है, क्योंकि वह जनप्रतिनिधि होते हैं, वे जनता द्वारा चुन करके संसद भवन तक पहुंचते हैं, इसीलिए उन पर जिम्मेदारी हो जाती है कि वो जनता की आवाज को संसद भवन में रखेंगे। और हर राजनीतिक दल यह दावा करती है कि हमने मोस्ट फेवरेबल कैंडिडेट आपके लिए दिया है। अब यहां देख लीजिए पार्टीवाद देखते हैं। यदि पार्टी के हिसाब से देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जो अभी केंद्र में सरकार में भी है, यह नंबर 1 पे रहती है। इसके पास अभी देखेंगे सिटिंग एमपीज की संख्या तो सबसे अधिक है। राज्यसभा और लोकसभा मिलाकर के देखें तो कुल सांसदों की संख्या जो है 385 बीजेपी के पास है, और बीजेपी के आपराधिक मामले जितने सांसद पे दर्ज हैं वह 139 है। ये ध्यान देना है, 385 में से 139 इन पर मामला दर्ज है, और गंभीर मामले इस 139 जो लोग हैं उनमें से अधिकांश के खिलाफ गंभीर मामला दर्ज है। गंभीर मामला दर्ज करने का मतलब वही बलात्कार का, हत्या का, रेप का, हत्या के प्रयास का, महिला उत्पीड़न का, शोषण का, इस तरह के मामले जो हैं इन पर दर्ज है, ठीक है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के कुल सांसदों की संख्या 81 है, और 81 में 43 के खिलाफ जो है आपराधिक मामला दर्ज है, यानी तकरीबन जो है 50% का मामला है। इसमें से 26 ऐसे हैं जिन पर गंभीर मामला दर्ज है। तृणमूल कांग्रेस की बात करें तो 36 सांसद इनके पास कुल है, और 14 के खिलाफ आपराधिक मामला है, और 7 उसमें से देखिए एग्जैक्ट 50% आ जाता है, तो 7 पर गंभीर मामला दर्ज है। इसी तरह से बाकी पार्टियों की स्थिति आप यहां देख पा रहे होंगे। यदि दिल्ली की एक जो वैसे राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है लेकिन दिल्ली में ज्यादा चर्चित में रहती है, ये चर्चा में रहती है, आम आदमी पार्टी, तो 11 कुल सांसद इनके पास हैं, जिनमें आपराधिक मामले जो हैं 3 पे दर्ज है और गंभीर मामला 1 के खिलाफ दर्ज है। इसी तरह से अन्य पार्टियों का आंकड़ा जो है, यह आंकड़ा जो है एडीआर की रिपोर्ट के द्वारा दिया गया है, ठीक है। एडीआर ने जो रिसर्च किया है उसके आधार पर यह सब प्रस्तुत किया जा रहा है। अब हम आंकड़ों के खेल को देख लिया, हमने विश्लेषण भी कर लिया है, अब हम इनके कारणों पर चलते हैं। यहां से जो पूरा सेगमेंट है पूरी तरह से मेंस आधारित हो जाएगा। राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है। मैंने पहले भी कहा था राजनीति का अपराधीकरण कहने का क्या तात्पर्य है, वे लोग जो अपराध की दुनिया में संलग्न थे, यानी कि वे लोग जो अपराधी प्रवृत्ति के हुआ करते थे, अब वे लोग अपराध तो करते ही हैं, अपराध करने के साथ साथ इन्होंने क्या किया कि राजनीति में एंट्री मारना ज्यादा अच्छा काम समझा। इन्होंने सोचा कि चलो हमारे पास धन बल है, ठीक है, बाहुबल है, इसके आधार पर क्यों ना हम राजनीति में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। और ये अपराधी राजनीति में आ जाते हैं। जब ये राजनीति में आ जाते हैं तो इसीलिए कहा गया है कि राजनीति का जो है अपराधीकरण हो गया है, यानी कि यह जो व्यवस्था है, राजनीति की व्यवस्था, इसमें यह कल्पना की गई थी कि यह समाज सेवा का काम है, यह सुचिता का काम है, पवित्रता का काम है, लेकिन अपराधी प्रवृत्ति के लोग इसे अपना एक मकसद बनाते हैं, अपना धनबल और बाहुबल को और बढ़ाने के लिए और अपना वर्चस्व, पद प्रतिष्ठा का गलत इस्तेमाल करके यहां तक पहुंच जाते हैं। तो राजनीति में अपराधियों का वर्चस्व जब बढ़ता है तो उसको राजनीति का अपराधीकरण कहा जाता है। इसमें दोनों इस तरह से ले सकते हैं, जैसे सांसद कोई बनता है, विधायक बनते हैं, तब भी ये होता है, और ये सरकार का हिस्सा बनते हैं, और सरकार का हिस्सा बन के नीति निर्माण का काम जो होता है उसे कहीं ना कहीं अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तस्वीर को देखिए, कहते हैं कि 1000 शब्द पर एक तस्वीर भारी पड़ता है। अब देखिए इस तस्वीर को, ये आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति आपको दिखता है सकल सूरत से,
लेकिन इसने क्या किया है, एक मुखौटा यहां पहन रखा है। जो मुखौटा पहना हुआ किनका दिखता है, किसी नेता का दिखता है। तो कहने का मतलब है इसकी छवि कुछ और है और इसने अपनी कुछ और छवि बना ली है। वो कहा जाता है कि किसी शख्स को देखो तो 8-10 बार देखो, क्योंकि हर चेहरा में कई चेहरा छुपा होता है। तो कहीं ना कहीं यही बातें यहां पर आपको नजर आएगी कि यहां पर अपराध है लेकिन इसने मुखौटा कोई और पहन रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजनीति के अपराधीकरण का कारण अब हमारे लिए जानना जरूरी हो जाएगा। हमने समझ लिया कि अपराधीकरण होता क्या है, कारण क्या है। देखिए, कारण, सबसे बड़ा कारण जब आता है, राजनीति की बात आती है तो वोट बैंक की बात आती है। वोट बैंक कहने का क्या तात्पर्य है कि भाई हमारे जो कास्ट के लोग हैं, हमारे जो धर्म के लोग हैं, हमारे जो भाषाई लोग हैं, क्षेत्रीय लोग हैं, वो हमारा वोट बैंक हुआ। कहने का मतलब ये तो मेरा है ही, ठीक है। अब उसको मोबिलाइज कैसे किया जाए, उसको अपने पक्ष में कैसे रखा जाए, इसके लिए तरह तरह के राजनीतिक हथकंडा अपनाते रहते हैं। ये जितनी बातें मैं कह रहा हूं वह एडीआर की रिपोर्ट में ये सारी चीजें शामिल की गई है। डाटा का विश्लेषण करने वाले विभिन्न तरह के समाजशास्त्री होते हैं, सोशल साइंटिस्ट होते हैं, जो इन चीजों का विश्लेषण करके आपके समक्ष रखते हैं, हमारे समक्ष रखते हैं। तो हम उन्हीं चीजों को लेकर के बात करेंगे। हमें बहुत राजनीति में नहीं जाना है, हमें यूपीएससी के लिहाज से हमारा सोशल इश्यूज का टॉपिक आएगा या सोशल जस्टिस का या पॉलिटी का, तो हमें वहां तक सीमित रहना है। तो वोट बैंक की बात करने का, जैसे मैंने कहा था कि किसी विशेष समुदाय या जाति से संबंधित वोट बैंक हो सकता है, क्षेत्र से भी हो सकता है, भाषा से भी हो सकता है। तो वोट बैंक के लिए यह काम होता है, ऐसे व्यक्तियों द्वारा गैर कानूनी तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। अब जाहिर सी बात है वो अपराधी है, उसके पास जो है, मैंने पहले कहा कि धनबल है, बाहुबल है, तो ये क्या करेगा, गैर आपराधिक कृत्य करेगा और गैर आपराधिक कृत्य करके वोट को खरीद सकता है, वोटर को धमका सकता है कि तुम्हें हमारे खिलाफ अगर वोट किया तो फिर इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। भय दिखा सकता है, मारपीट वगैरह कर सकता है। राजनीतिक दल और अपराधियों के बीच लगातार ऐसा देखा जा रहा है। कई रिपोर्ट कहते हैं, एडीआर का रिपोर्ट कह रहा है, चुनाव आयुक्त भी कह रहे हैं, कई बार कोर्ट कह चुकी है कई जजमेंट में कि यह गठजोड़ का मामला बराबर देखा जा रहा है। ठीक है, इन दोनों के बीच साठगांठ होता है और इसके लिए भुगतती कौन है, जनता। अपराधियों के पैसा और बाहुबल से राजनीतिक दल जो है वो वोट प्राप्त करते हैं और जब ये जीत जाते हैं, सत्ता में आ जाते हैं, तो नीति निर्माण कुछ ऐसा करते हैं कि उसका फायदा जो है इनको मिलना शुरू हो जाए। यानी कि सरकार में ये रहते हैं, सत्ता ये चलाते रहते हैं, लेकिन किंग मेकर की भूमिका में कौन रहता है, अपराधी होता है। इस चीज को यहां पर समझना है। राजनीति के अपराधीकरण से जुड़ी चिंताएं क्या है, हमने देख लिया कि अपराधीकरण होता क्या है, कारण क्या है। अब चिंताएं देखते हैं कि क्यों ये हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है। देखिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के खिलाफ है, क्योंकि जैसे ही अपराधीकरण बढ़ेगा, इनके पास धनबल बाहुबल है, ये डराएंगे, धमकाएंगे, लोगों को वोट खरीदेंगे, तो निश्चित तौर पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कैसे हो पाएगा। और लोकतंत्र की जो आत्मा अगर जीवित रहेगी तो वो कैसे रह सकती है, स्वतंत्र चुनाव से, निष्पक्ष चुनाव से, चुनाव में पारदर्शिता बनी रही, इससे हो सकता है। और इसको लेकर के कहीं न कहीं जब राजनीति में अपराधीकरण होगा तो इसके साख पर बट्टा लगता हुआ नजर आता है और इसके वजह से लोकतंत्र की जो ध्येय होता है उसकी अवधारणा के खिलाफ ये जाएगा। लोकतंत्र का जो मूल सिद्धांत होता है उसके लिए ही यह खतरा उत्पन्न करेगा। आपराधिक नीति निर्माण प्रक्रिया में शामिल हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, जब आप खुद ही इस नीति निर्माण की प्रक्रिया में आ जाएंगे तो आप ऐसे ही कानून को बनाएंगे जो आपके लिए लाभकारी होगा। फिर आम जन के लिए आप कानून कैसे बना सकते हैं। तो यह जाकर के मुद्दा निश्चित तौर पर यह होता है कि फिर सामाजिक कल्याण की बात जो हम कहते हैं, सामाजिक सरोकार की बात जो हम कहते हैं, हमें कहीं न कहीं उसके साथ समझौता करना पड़ जाता है। इससे क्या होगा, समाज में हिंसा को बढ़ावा मिल जाएगा, यानी कि समाज का जो है वह अपराधीकरण होगा। अभी राजनीतिक का अपराधीकरण हुआ, धीरे धीरे यह सामाजिक अपराधीकरण में तब्दील हो जाएगा और अपराध करना एक संस्कृति बन जाएगी। कहने का मतलब है, जहां पर पैसा लूट लेना, या फिर मान लीजिए आप ऐसा सुनते होंगे कि आप फलाने इलाके में मत जाइए, वहां तो लूटपाट हो जाना आम बात है। तो ये आम बात जो आज हो गया, उस इलाके में लूटपाट करना, वह कभी भी तो खास बात रहा होगा। कभी ना कभी पहली बार तो लूटपाट हुआ होगा, कभी ना कभी 2-4 बार 10 बार लूटपाट हुआ होगा। ठीक है, तभी तो वह जगह बदनाम हो गया या वह व्यक्ति बदनाम हुआ कि अरे वो तो ऐसा ही कर लेता है, उसकी तो पर्सनैलिटी है, क्यों गाली गलौज कर लेता है। तो उसने कभी ना कभी पहली बार तो किया होगा। यदि उस बार उसे रोका जाता, वहीं जाकर के वहां पर काम किया जाता, तो निश्चित तौर पर मामला आगे नहीं बढ़ता। और यह अपराधीकरण की जो बात करते हैं, समाज अपराधीकरण से लिप्त हो जाएगा या अपराधीकरण का सांस्कृतिकरण हो जाएगा, ऐसे शब्दों का फिर निजात ही नहीं हो पाता। तो यहां जाकर के समाज के लिए, पूरी समाज के लिए खतरा यह उत्पन्न हो जाता है। समाज की जो बहु बेटियां होती है,
जो सज्जन लोग होते हैं, जो कामकाजी लोग होते हैं, व्यवसायी लोग होते हैं, ये सभी उससे प्रभावित होते हैं और इससे कहीं ना कहीं निवेश जो है उस देश में वह गिर जाता है। जहां अपराध होगा, कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी, लोग क्यों वहां इन्वेस्टमेंट करेगा बिजनेसमैन, और जब इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वहां रोजगार नहीं बनेगा, रोजगार नहीं बनेगा, लोग फिर से आपराधिकृत जाएंगे। तो यह अपराधीकरण का एक चक्र चलता चला जाएगा जो कभी मिटने वाला नहीं होगा। इसीलिए इन चीजों को लेकर के सामाजिक तौर पर एक जिम्मेदार नागरिक के लिए हमें सजग होना चाहिए, इसके विषय में सोचना चाहिए। राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए कानून क्या है, यहां से देख लीजिए। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की बात मैंने कही थी, वहां हम इसको लेकर के चर्चा करेंगे। उसमें धारा 8 को लेकर के हम बात करेंगे, क्योंकि धारा 8 जो सेक्शन 8 है वही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या कहता है, दोषी व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से यह रोकती है। यदि आप दोषी हैं, आप पर मुकदमा फाइनल हो चुका है कि आपको सजा मिला है, तो फिर आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जिन पर केवल मुकदमा चल रहा है चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं, चाहे आरोप कितना भी गंभीर हो। अब मान लीजिए न्यायिक प्रक्रिया यह कहती है कि चाहे 100 दोषी व्यक्ति जो है वह छूट जाए लेकिन एक निर्दोष व्यक्ति को सजा ना मिले, क्योंकि न्याय की अवधारणा के खिलाफ हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि मुकदमा चल रहा है, अभी तय नहीं हुआ है कि वह व्यक्ति दोषी है या नहीं है, ट्रायल पीरियड है। ठीक है, इसीलिए कहा गया कि जब तक आप ट्रायल पीरियड में हैं तब तक चुनाव आप लड़ सकते हैं, लेकिन एक बार तय हो गया कि आप दोषी हैं तो फिर आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। यह कौन कहता है, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8 कहता है। ठीक है, इसको आप तैयार कर लीजिए। दूसरी बात, अगर 8 एक देखेंगे, 8 का 2 देखेंगे और 3 भी बताऊंगा, ये तीनों इंपॉर्टेंट है इस सेक्शन का, तो हम बारी बारी से थोड़ा सा डिटेल से चर्चा कर लेंगे। एक ही बार आप पढ़ लीजिए, हमेशा के लिए किचकिच खत्म हो जाएगा। आप जब भी पढ़ेंगे आपके पास कंटेंट तैयार होगा, उठा के यहां से लिख दीजिएगा, बाकी कहीं से किसी मैगजीन से अखबार से पढ़ने की आपको जरूरत है नहीं। वैसे संस्कृति आईएएस का जब मैगजीन आएगा तो डिटेल से उसमें भी ये सब चीजें आपको दी जाएगी, तो आपको मैगजीन से भी लाभ मिल जाएगा। ठीक है, यहां देखिए, यह अधिनियम धारा 8 1 और 2 कहता है कि इसके अनुसार कोई सदस्य कहने का मतलब है चाहे वो सांसद होता है या राज्य में विधानसभाओं में विधायक होता है, अस्पृश्यता, हत्या, बलात्कार, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम के उल्लंघन, धर्म, भाषा या क्षेत्र के आधार पर शत्रुता पैदा करता है, भारतीय संविधान का अपमान करता है, जो भी प्रतिबंधित वस्तुएं होती है उसका आयात और निर्यात करता है, आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त होता है, राष्ट्र की रक्षा और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करता है, तो इस धारा के अंतर्गत अयोग्य उसे माना जाएगा। किससे, तो वह जो भी संसद सदस्य है या विधायक सदस्य हैं तो उनको उनके पद से अयोग्य मान लिया जाएगा, और 6 वर्ष की अवधि के लिए चुनाव लड़ने के लिए उन्हें अयोग्य भी घोषित कर दिया जाएगा कि 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, चूंकि लिखा हुआ है, हमने डिटेल से बात किया है तो मैं थोड़ा इसे जल्दी से निकाल लेता हूं। जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 8(3) यदि देखें तो इसमें कहा गया है, यदि कोई सदस्य उपर्युक्त अपराधों के अलावा, जो हमने इधर चर्चा किया है, धारा 1 और 2 की बात की गई है, सेक्शन 1 और 2, तो उसके अलावा यदि कोई व्यक्ति होता है अन्य अपराधों के लिए दोषी साबित होता है तो उसे न्यूनतम 2 वर्ष से अधिक के कारावास की सजा दी जाएगी, और उस व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने की तिथि जो है, जिस दिन, यदि मान लीजिए 8 अप्रैल को उसे दोषी ठहराया गया तो 8 अप्रैल के दिन से अदालत ने दोषी उसे करार दिया, उसी दिन से वह व्यक्ति जो है अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अगर सांसद है तो सांसदी के लिए, विधायक है तो विधायकी के लिए उसकी चली जाएगी, वह अयोग्य माना जाएगा। ऐसा व्यक्ति सजा समाप्त होने की तिथि के बाद 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होगा, यानी कि 2 वर्ष का उसका जो बताया गया है कि न्यूनतम 2 वर्ष की सजा होगी। तो 2 वर्ष की सजा तो हुई ही, और सजा का जब 2 वर्ष का अवधि पूरा हुआ तो 6 वर्ष के लिए इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, यानी कि अगले सही से देखें तो आप 8 वर्ष के लिए वो चुनाव लड़ने के काबिल नहीं रह जाएगा। यह कहता है जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8 का सेक्शन 3 कहता है। आपराधिकरण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के प्रयास, ये जो हम अब सारे कानून की बातें कर लिया हमने, अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर के क्या कहती है। क्योंकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है वह एक तरह से न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्था है, वह संविधान की व्याख्या करने वाली संस्था है। उसके जो डिसीजन होते हैं ना, वह अपने आप में ही कानून बन जाता है, और सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय होते हैं वह बाकी अधीनस्थ न्यायालयों के लिए अपने आप में एक लॉ होता है। इसलिए हमें यह देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इन सब बातों पर क्या कह रही है।
कंवरलाल गुप्ता बनाम अमरनाथ चावला व अन्य मामला, ये फेमस केसेस कुछ है, उस केसेस के माध्यम से मैंने जरूरी समझा कि आप तक ये बातें रख दी जाए तो मामला भी क्लियर हो जाएगा और कुछ इंपॉर्टेंट केसेस जो इससे संबंधित है, इस मुद्दे से संबंधित, उसकी जानकारी आपको हो जाएगी। ठीक है, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्याशी के प्रचार पर होने वाली किसी भी प्रकार का जो खर्च था उसको प्रत्याशी के लिए निर्धारित सीमा में जोड़ने का निर्देश दिया था। क्यों यहां पर? क्योंकि यहां पर धन बल का बहुत अधिक प्रयोग ना हो पाए। ठीक है, एक लिमिट तय कर दिया गया कि आप इतना ही खर्च करेंगे, धनबल के प्रयोग को रोकने के लिए किया गया था। और भारत सरकार बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वाद में क्या हुआ था? संसद, राज्य विधानसभाओं या फिर नगर निगम के लिए जो भी चुनाव होता है उसमें जो लड़ने वाले प्रत्याशी होते हैं उनको अपनी आपराधिक, वित्तीय और शैक्षिक पृष्ठभूमि की घोषणा करनी होगी हलफनामा में। यहां पर मैंने पहले ही बताया था, पूरे डिटेल से आपको समझाया था कि नामांकन के द्वारा क्या क्या किया जाता है, तो उसकी आय का क्या स्रोत है वह सभी जानकारी देना होगा और शैक्षणिक पृष्ठभूमि क्या रहा है, कहां तक की पढ़ाई लिखाई हुई, सभी जानकारी देना होगा। इसीलिए आप देखते होंगे कई बार जो है कहा जाता है कि फलाने नेता का डिग्री फर्जी है, इसीलिए उनकी जो है संसद सदस्य हैं या विधायक हैं उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाए। चुनाव आयोग के पास काफी हलफनामा ऐसा पड़ता रहता है। ठीक है, तो यह बात की गई। उसके अलावा वर्ष 2017 में प्रत्याशियों के लिए अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि से संबंधित जानकारी सार्वजनिक करना भी सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य कर दिया था। कब से? 2017 से किया था। राजनीतिज्ञों पर चल रहे आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना करने का आदेश दिया, क्योंकि देखिए यहां पर जो इनके खिलाफ आपराधिक मामला चल रहा है तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोर्ट का स्थापना करो जो इन पर कोई मामला लंबित हो तो उसे त्वरित उसकी सुनवाई करो, उसकी कार्रवाई करो और उस मामले को निस्तारित करो। ठीक है, क्योंकि यहां पर ऐसा ना हो जाए कि तारीख पर तारीख चलता रहे और वह व्यक्ति जो है लंबे समय तक उस पद पर बना रह जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है कि इस चीजों से निजात पाया जाए। वर्ष 2020 में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कुछ काम किया है। सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की सूची दल की वेबसाइट के साथ सोशल मीडिया व अन्य सार्वजनिक मंचों पर साझा करने का निर्देश दिया है। अच्छा, ये क्यों दिया है? यहां पर देखिए, जब इस तरह के हलफनामा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको अपना आपराधिक ब्यौरा देना होगा, वित्तीय ब्यौरा देना होगा, आपको शैक्षणिक पृष्ठभूमि क्या है देना पड़ेगा। ये किसके सामने देते हैं? यह देते हैं चुनाव आयोग के समक्ष प्रस्तुत करते हैं हलफनामा में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनाब पार्टियों के लिए कह दिया, और पार्टी राष्ट्रीय भी हो सकती है, क्षेत्रीय भी हो सकती है, कोई भी चुनाव हो, आप जितना भी उम्मीदवार आपका है उन सभी का जो सूची है, क्या क्या रिकॉर्ड है, वो सब क्या कर दीजिए, आपकी जो पार्टी होगी उसका वेबसाइट तो है, उस वेबसाइट पे अपलोड कीजिए और जो भी सोशल मीडिया हैंडल पे आपकी पार्टी है उस पर भी आप पब्लिक कर दीजिए। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ये सब चीजें पब्लिक डोमेन में आ जाए, लोगों को बीच आ जाए और फिर लोगों के बीच आने पर लोग तय कर पाएंगे कि मुझे किस उम्मीदवार को अपना मत देना है। इन सब चीजों को समझते हुए यह भी समझिए कि ये लोग जो चयनित हो करके, चुनाव इनका होता है, चुन करके ये जाते हैं सदन में, क्या ये अपने आप चले जाते हैं? नहीं, हम में से, आप में से ही लोग ऐसे पृष्ठभूमि वाले लोगों को चयन करते हैं, उनका चुनाव करते हैं और फिर हम पर ही वो शासन करते हैं और फिर हमारे लिए ही जन कल्याण का कार्य नहीं होता है। तो इस एडीआर की रिपोर्ट में यह भी चिंता दिखाई गई है कि नागरिक के तौर पर भी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप वेबसाइट और सोशल मीडिया पे सारा ब्यौरा दे दीजिए। राजनीतिक दलों को ऐसे उम्मीदवारों की जानकारी सार्वजनिक कर उम्मीदवार के चयन के 72 घंटों के अंदर इस संदर्भ में चुनाव आयोग को सूचित करना होगा। चुनाव आयोग को भी पूरी जानकारी आपको देनी होगी, इससे आप छुपा नहीं सकते हैं। यदि किसी राजनीतिक दल सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं करती है तो इसे क्या किया जाएगा? न्यायालय का अवमानना माना जाएगा कि भाई न्यायालय ने ऐसा कहा और आपने नहीं माना है, तो फिर मामला अब आपके लिए बहुत मुसीबत खड़ी होने वाली है। चुनाव आयोग द्वारा ऐसे राजनीतिक दलों पर फिर कार्रवाई की जा सकती है। संभव है कि वह उम्मीदवार चुनाव ना भी लड़ पाए। अब इस मुद्दे पर एक संभावित प्रश्न है। वैसे आप जानते हैं कि मैं प्रश्नों का जवाब नहीं दिया करता हूं, लेकिन आप लोग के प्रश्न मैं देखते रहता हूं, आप लोग जवाब बहुत अच्छा दे रहे हैं और मैं देख रहा हूं कि अब जो, यदि मैं कहूं कि स्ट्राइक रेट आप लोगों का, तो वो 95% से ज्यादा हो गया है। यानी कि अधिकांशतः लोग जो है वह सही जवाब दे रहे हैं और बहुत सारे लोगों का देख करके मुझे कमेंट खुशी होता है कि वो लॉजिक देते हैं कि सर ये वाला स्टेटमेंट सही है तो इसका कारण क्या है, और गलत जो स्टेटमेंट है तो वह क्यों गलत है, इसका भी वो तर्क देते हैं। देखिए, मेरे हिसाब से अध्ययन अध्यापन का और
प्रश्नों को सॉल्व करने का इससे अच्छा तरीका और नहीं हो सकता है। ठीक है, तो लगातार आप इसे करते रहिए और इस माध्यम से क्या होता है कि आपका और हमारा संवाद भी बना रहता है। प्रश्न देखिए, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों के अंतर्गत किस अपराध के लिए किसी व्यक्ति को अयोग्य नहीं माना जाएगा? ध्यान देना है, अभी तक हमने हमेशा पढ़ा है अयोग्य माना जाएगा, अयोग्य माना जाएगा, दिमाग में यही चल रहा होगा और आप कर देंगे। तो अयोग्य नहीं माना जाएगा, इस शब्द पे ध्यान देना है, पुछल्ले शब्द पे। 4 यहां पर आपको विकल्प दिया गया है, अस्पृश्यता, हत्या, बलात्कार से संबंधित अपराध है तो क्या अयोग्य माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, देखना है। जो नहीं माना जाएगा उस पर बात करना है। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन से संबंधित यदि कोई अपराध होता है, धर्म, भाषा या क्षेत्र के आधार पर शत्रुता पैदा करने से संबंधित कोई अपराध होता है, यातायात नियमों के उल्लंघन से संबंधित अगर कोई अपराध होता है। ये 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको देखना क्या है कि अयोग्य किसके तहत नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो वह जो होगा सही जवाब होगा, उस विकल्प का चयन करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जैसा कि आप करते आए हैं। इसी परंपरा को आगे भी बढ़ाते रहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज जितने भी टॉपिक पे मैंने बात किया है, जितने भी बिंदुओं को मैंने छुआ है, वह आपके अध्ययन अध्यापन को और बेहतर करने में लाभकारी सिद्ध होगा। जल्द ही अगले लेक्चर में हम किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे जुड़ेंगे। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।